तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हवाई हादसे की जिसमें कुछ लोग चमत्कारी तरीके से जिंदा बचाए थे। ये हादसा किसकी गलती से हुआ था और ये लोग इस हादसे में से कैसे जिंदा बचकर लौट आए, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे की है। रग्बी खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को एक मैच खेलने के लिए चिली पहुंचना था, लेकिन चिली पहुंचने के लिए कमर्शियल फ्लाइट बहुत महंगी थी और इन लोगों का बजट इतना नहीं था, इसलिए मजबूरी में इन लोगों ने पुराने एयर चार्टर्ड फोर्स प्लेन को किराए पर ले लिया। इस प्लेन का नाम फेयरचाइल्ड FH-227D था, जो अपने भारी वजन और कमजोर इंजन के लिए बदनाम था, लेकिन चिली पहुंचने के लिए एकमात्र सस्ता सहारा यही था और इन खिलाड़ियों को हर हाल में चिली की राजधानी सेंटियागो पहुंचना था। इस टीम के 19 प्लेयर्स, टीम के मैनेजर, उनके मालिक और उनके दोस्त, क्योंकि प्लेन में कुछ सीटें खाली थी तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी इनविटेशन दिया गया था। कुल मिला के 40 पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार थे, साथ ही 5 क्रू मेंबर्स, एक पायलट, को पायलट, इंजीनियर और बाकी 2 उन प्लेन के अटेंडेंट भी इसमें मौजूद थे। 12 अक्टूबर 1972 प्लेन ने उरुग्वे से उड़ान भरी चिली के लिए, पर रास्ते में मौसम खराब था तो प्लेन को मजबूरी में चिली के बजाय अर्जेंटीना के एक शहर में उतारना पड़ा और मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को इस प्लेन ने चिली के लिए उड़ान भरी। उस दिन भी मौसम साफ नहीं था और कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट ने टाइम देखा और उसे लगा सेंटियागो पहुंच गए हैं। उसने पहले ATC को इन्फॉर्म किया कि हम सेंटियागो आ गए हैं, रनवे का बताएं किस जगह लैंड करना है। इधर सेंटियागो ATC बड़े हैरान थे कि प्लेन कहीं नजर नहीं आ रहा और ये पायलट रनवे पर उतरने की इजाजत मांग रहा है। उधर पायलट को लगा कि अब रनवे पर उतरना है और पायलट ने प्लेन को नीचे की ओर कर दिया। मौसम खराब होने की वजह से दिखाई कुछ दे नहीं रहा था। इसी चक्कर में खराब मौसम के बीच वो प्लेन एंडीज पहाड़ी की एक चोटी से टकरा गया और उसका पिछला हिस्सा टूट गया। 2 अटेंडेंट जो पीछे बैठे थे और 3 पैसेंजर्स उस टूटे हुए हिस्से के साथ प्लेन से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। जब इस प्लेन ने उड़ान भरी थी तब 45 लोग थे। अब उस प्लेन के 2 हिस्से हो गए और उसी बीच में पहाड़ी से टकराने से उसके राइट और लेफ्ट विंग टूट गए और वो प्लेन पहाड़ी पर 200 मीटर तक घिसटता चला गया और एक बहुत बड़े बर्फ के चट्टान से जाकर प्लेन का कॉकपिट टकरा गया। कॉकपिट का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया और प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। इस टक्कर के बाद पायलट की मौत हो गई, लेकिन को पायलट इस कॉकपिट में ऐसा फंस गया कि निकल नहीं पा रहा था। वो बुरी तरह से तड़प रहा था। जब ये प्लेन पूरी तरह रुका तो इन 45 लोगों में से 12 की मौत हो गई थी और 33 लोग जो जिंदा थे उसमें से कई घायल थे। बाहर जबरदस्त खराब मौसम और चारों ओर बर्फ थी। थोड़ी देर बाद जब लोगों को होश आया तो कुछ लोग देखने को कॉकपिट की ओर बढ़े और वहां जो को पायलट तड़प रहा था वो लोगों को बोला, मेरी पिस्टल से मुझे गोली मार दो, मैं इससे ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं बचूंगा। पर लोगों ने मना कर दिया और कुछ देर बाद उस को पायलट की भी मौत हो गई। अब ये दूसरा दिन था। दूसरे दिन में भी जो लोग जख्मी थे उनमें से भी 5 की मौत हो गई। अब 27 लोग बचे थे। ATC से जैसे ही रडार टूटा उन्हें पता चल गया था कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस प्लेन की तलाश स्टार्ट हुई पर प्लेन कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन फिर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और इत्तेफाक से एक प्लेन इस प्लेन के ऊपर से गुजरा। कुछ लोग इसे देखकर चीखे चिल्लाए पर उनकी आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि मौसम साफ नहीं था और ये प्लेन बर्फ की चट्टान पे था जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और प्लेन का कलर भी वाइट होने के कारण ये बर्फ की चादर में दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे करीब करीब 8 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला पर कुछ हासिल नहीं हुआ। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद ये फैसला ले लिया गया कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाए और उन्होंने यह माना कि इतनी ऊंचाई से या तो कोई बचा नहीं होगा और अगर बचा भी होगा तो वहां के खराब मौसम की मार वह झेल नहीं पाएगा। काफी ठंड होने की वजह से सीट और जो भी कुछ पार्ट्स थे उससे लोगों ने प्लेन को ढका ताकि तूफान और ठंड अंदर ना आ पाए और जब तक कोई हेल्प ना आए तब तक यहीं जीवन बिताने का फैसला लिया। काफी लोग जख्मी थे तो प्लेन में जो मेडिकल किट थी उसकी हेल्प से इलाज भी किया गया। 9th डे एक और घायल की मौत हो गई। अब बात आई खाने पीने की। जो भी खाने का सामान प्लेन में था वो खाना सभी लोगों ने आपस में बांट लिया और ये फैसला लिया
कि कम कम खाकर जिंदा रहा जाए। कुछ पानी की बोतल्स खत्म हो गई थी, जिसमें वो कुछ इक्विपमेंट से बर्फ लाकर रखते और ये बर्फ को पिघलाकर फिर उन बोतल्स में उस पानी को जमा करते और इस पानी को पीते। तो पानी का मामला उन लोगों ने ऐसे सॉल्व किया। प्लेन में एक ट्रांसमीटर रेडियो पड़ा हुआ था। वो रेडियो खराब हो गया था। किसी तरह उसमें से एक आदमी ने ट्रांसमीटर को सही किया, पर चक्कर ये था कि उस पर से सुन सकते थे, इधर से कुछ मैसेज नहीं जा सकता था। तभी अचानक उसने रेडियो पर सुना कि गवर्नमेंट ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब सर्च ऑपरेशन भी बंद हो गया था, तो लोगों ने तय किया कि खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खाना जैसे जैसे खत्म होने लगा तो लोग सीट कवर, रुई, फॉर्म वगैरह खाने लगे, जिससे काफी लोग बीमार हो गए। इन सब के बाद 29 अक्टूबर 1972 को एक बर्फीला तूफान आया और इन सब बचे हुए लोगों पर कहर बनकर टूटा, जिसमें 8 और लोग मारे गए। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। लाशें सब आसपास पड़ी थी और खाने के लिए सब खत्म हो गया था। तब एक दिन बचे हुए लोगों ने फैसला लिया कि जो लोग मर गए हैं उन्हें खाया जाए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। और ये भी फैसला लिया कि अगर उनमें से कोई मर गया तो जो जिंदा बचा है वो उसकी बॉडी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए खा सकता है। सब लोग इससे सहमत हो गए। इस बीच कुछ लोग खराब हालत होने की वजह से मर गए और अब 16 लोग रह गए। 7 दिन होने पर इनमें से 2 रग्बी प्लेयर्स नांदो और कैनेसा ने ये डिसाइड किया कि यहाँ बैठकर हम मौत का इंतजार नहीं कर सकते। हम मौत के पीछे जाएंगे और जिंदगी की तलाश करेंगे। उनके साथ एक शख्स वेजेंटीन भी तैयार हो गया और हिम्मत करके ये लोग आगे बढ़े। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे और दूर दूर तक जहाँ भी देखते उन्हें बर्फ और चोटियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब इन लोगों ने सरवाइव करने के लिए ड्रेसेस, शूज, चश्मा और बहुत सी कुछ चीजें बनाई और तीनों उस प्लेन से बाहर निकले। 3 दिन तक चलने के बाद वेजेंटीन ने वापस लौटने का फैसला किया और नांदो कैनेसा आगे बढ़ते रहे। 10 दिन चलने के बाद नांदो को एक नदी दिखाई दी और उस नदी के पार एक इंसान नजर आया। उस इंसान से मदद मांगने के लिए नांदो ने एक लेटर लिखकर पत्थर की मदद से उसकी तरफ फेंका। वो इंसान लेटर पढ़कर मदद का वादा करके वहां से चला गया। नांदो और कैनेसा ने वहीं नदी के पास डेरा डाल लिया। 2 दिन बाद उनकी मदद के लिए वहां आर्मी पहुंच गई और बाकी के 14 लोगों को ढूंढने के लिए नांदो को आर्मी हेलीकॉप्टर से ले गए। क्रैश होने के 72 दिन के बाद इन सभी 16 लोगों को बचा लिया गया। सभी लोग इनके लौटने का जश्न मना रहे थे, पर एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि ये लोग बिना खाने के 72 दिन तक कैसे जिंदा रह पाए। कुछ दिन बाद एक अखबार में घटनास्थल की फोटो छपी। इसमें इंसानी शरीर के कंकाल मिले और इनके 72 दिन तक जिंदा रहने का राज खुल गया। बहुत से लोगों ने इसका विरोध करते हुए इन्हें नरभक्षी और आदमखोर जैसे नामों से पुकारा, लेकिन नांदो ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस जगह जिंदा रहने का एकमात्र तरीका यही था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वही किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन लोगों ने अपने साथियों का मांस खाकर ठीक किया या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।